हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। आज का आपका जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसा मैं हमेशा देता हूँ कुछ कुछ वीडियोस के बाद, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। वन नोट ओपन हो जा। हाँ जी, जब तक ये ओपन होगा तब तक हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो इनकम टैक्स का बाकी का बैच बचा हुआ है आपका, वो अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 123 पेजेस में से 81 पेजेस के आसपास हमने कर लिए और एक दो पेजेस तो हो ही जाएंगे आज। तो करीब करीब आपके 50 पेजेस बचेंगे। 80 हो गए, 50 बचेंगे। तो कितना परसेंटेज आपका हो गया आप देख सकते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 120, 80 डिवाइडेड बाय 123 कर लेते हैं। बट अगर देखा जाए तो आपके जो है 65% आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपका 70-75% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग 25-30% होगा वो मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगा। यानी कि वो फटाफट फटाफट होते जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ज़्यादा जो है सस्पेंस नहीं रखना चाहता। चलिए बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। डिडक्शंस क्या होती है? कोई भी चीज़ आप टैक्सेबल बना लेते हैं, उसके बाद अगर उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो उसे आप डिडक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ टैक्स लगने से पहले ही आप उसे नेट कर देते हैं कि इतना पोर्शन तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो उस चीज़ को एग्जेम्पशन बोलते हैं। एग्जेम्पशन मिलने के बाद जो अमाउंट आती है उसमें से आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल चैप्टर्स की भी होती है। सैलरी में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर और भी जो आपके चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स के, उन सभी में डिडक्शन होती है। और दूसरी होती है ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्शन लेते हैं, सेक्शन 80C से 80U की, तो वो भी डिडक्शंस होती है। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या डिडक्शन अवेलेबल है। उसके लिए सेक्शन नंबर 57 बना हुआ है। ये सेक्शन कहता है कि जब आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, मतलब आपको मिलेगी, परिवार का किसी जन की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद जो है परिवार को जो है पेंशन मिलती है। अब परिवार जो है वो तो एम्प्लॉय नहीं था, वो इंसान एम्प्लॉय था किसी कंपनी में। पर जब परिवार को वो पेंशन मिलती है तो परिवार के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, ना कि सैलरी। और जब वो परिवार, जो भी उसका नॉमिनी होगा, लीगल हियर बनेगा, वारिस होगा, वो क्या करेगा? वो उसको अपने इनकम में दिखाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और उसमें से 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन माइनस कर पाएगा। ये डिडक्शन अलाउड है। यानी कि अगर किसी को 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं तो उसका 1/3 होता है 33,333 करके वो माइनस कर सकता है, या फिर 15,000 रुपीज़, विच एवर इज़ लोअर। यानी कि मैक्सिमम 15,000 रुपये की फैमिली पेंशन की डिडक्शन एक इंसान ले सकता है, या फिर 1/3 ऑफ सच पेंशन, जो भी इन दोनों में से कम होगा उतनी डिडक्शन अलाउड है। तो लिमिट लगा दी कि जो फैमिली पेंशन रिसीव होगी उसका 1/3 ले लो, पर 15,000 से ज़्यादा की फिर भी नहीं ले सकते हो। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका काम रेंट पर देने का नहीं है, आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, पर उस बिजनेस के दौरान आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को किसी को थोड़े समय के लिए किराए पर देते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी के ओनर आप हैं, उस पर रिपेयर का खर्चा आप करेंगे, उसका इंश्योरेंस आप देंगे, उस पर डेप्रिशन आप क्लेम कर रहे हैं। बट क्योंकि आपने उसको कुछ समय के लिए किसी को रेंट पर दे दिया और रेंट से आपका पैसा आ गया जो कि आपका बिजनेस नहीं है, तो उस पैसे को आप पीजीबी में टैक्सेबल ना कर कर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस में जो खर्चा हुआ है डेप्रिशिएशन का भी, यानी कि एक प्लांट एंड मशीनरी पर 15% का डेप्रिशन लगता था, 1 लाख उसकी WDV आ रही थी, तो 15,000 का डेप्रिशन बनता था। आपने क्या किया, 3 महीने के लिए, या 3 महीने कह लो, 4 महीने, 4 महीने के लिए आपने किसी को रेंट पर दे दिया, उससे आपको रेंटल इनकम आई। तो रेंटल इनकम आपको मिली 20,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपये की रेंटल इनकम मिल गई। अब यहाँ पर जो आपका 15,000 का डिप्रेशन बनता था, इसके आप जो है इसको डिवाइड कर देंगे आप, मतलब 4/12 कर देंगे, तो ये आपका आएगा 5,000 कि 5,000 रुपये का डेप्रिशिएशन तो मेरा इस पोर्शन का बिलोंग करता है जिस पोर्शन पर मैंने इसे रेंट पर दिया था। तो उतने पोर्शन का डेप्रिशिएशन आप पीजीबी में नहीं डालेंगे, उतने पोर्शन का डेप्रिशिएशन आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब ये 20,000 को टैक्सेबल करेंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे और 15,000 को टैक्सेबल करेंगे, बाकी का डेप्रिशिएशन आप पीजीबी में माइनस करेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा कोई भी और एक्सपेंडिचर जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम अर्न करने के लिए यूज़ किया जाए,
और होली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए यूज़ किया जाए और वो कैपिटल नेचर का ना हो, और डेफिनेटली पर्सनल का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए वो खर्चा आपने किया हो। दिस इज़ क्लियरली मैंशनड हियर। इसके अलावा जो रेड कलर से यहाँ पर दे रखा है, ये एक अमेंडमेंट आप कह सकते हैं जो इस बार आई है। ये कहते हैं कि अगर आपने कोई खर्चा करा है इंटरेस्ट का, क्यों किया है? क्योंकि आपने कुछ पैसा लिया, उस पैसे को आपने यूज़ करा कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में या यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज में, जिससे कि आपको जो है इनकम आ रही है डिविडेंड की या म्यूचुअल फंड की, या उससे आपको इनकम आ रही है, तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। बट क्योंकि आपने पैसा लिया था और उस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर कर इंटरेस्ट कमाया है, तो जो पैसा लिया था उसमें आपका इंटरेस्ट लगा होगा, तो वो इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है, बट उसकी एक लिमिट लगा दी है कि जो भी इनकम आ रही है उसके 20% से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। मैंने डिविडेंड 1 लाख का कमाया तो 20,000 तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर सकता हूँ यदि मैंने कोई इनकम लिया था शेयर्स खरीदने में और उस पर मेरा इंटरेस्ट जा रहा था। तो वो इंटरेस्ट मान लो मेरा बनता है 10,000 का, मैं माइनस कर सकता हूँ। बनता है 30,000 का, 20,000 से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकता। तो 20% इनकम का खर्चा यहाँ माइनस कर सकते हैं। किन इनकम का? डिविडेंड, म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आने वाली इनकम का। इसके अलावा जो इन्हांस्ड कंपनसेशन है वो आपका कैपिटल गेन होता है, पर उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, और वहाँ पर आप 50% की डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर डन टू अर्न दोज इनकम और अर्न दिस इनकम। तो वो आप ले सकते हैं 50% फ्लैट। ये हुआ आपका सेक्शन नंबर 57। सिमिलरली एक और सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 58, जिसमें लिखा हुआ है कि डिडक्शन जो अलाउड नहीं होगी, जैसे कि आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस, वो कभी भी अलाउ नहीं होते। अगर आप इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उस पर टीडीएस नहीं काटते, तो वो खर्चा जैसे पीजीबी में अलाउड नहीं था वैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी अलाउड नहीं होगा। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और उस पर टीडीएस नहीं काट रहे, तो वो अलाउ नहीं होएगा। वैसे सैलरी का खर्चा आप क्यों अलाउ करेंगे? हो सकता है कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए कोई खर्चा इनकर करना पड़े और वो सैलरी के नेचर का हो, तो उस केस में भी आप अगर टीडीएस नहीं काटते और इंडिया के बाहर सैलरी की पेमेंट करते हैं तो उसे भी आप डेबिट नहीं कर सकते। वेल्थ टैक्स अब हट चुका है, अदरवाइज वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता था और उसे भी आप डेबिट नहीं कर सकते थे। कोई भी एक्सपेंसेस आप डेबिट नहीं कर सकते या डिडक्ट नहीं कर सकते लॉटरी की इनकम से। गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, हॉर्स रेसेस एटसेट्रा, कैजुअल इनकम, उससे कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हैं। नो एक्सपेंस डिडक्टेड फॉर अर्निंग इनकम विच इज एग्जेम्प्ट। ऑब्वियसली यार, अगर किसी इनकम को टैक्सेबल करना ही नहीं है तो उसमें से आप खर्चा कैसे माइनस करेंगे? जब यहाँ पर जीरो लिखेंगे, इनकम जीरो है, एग्जेम्प्ट हो गई, मैंने 1 लाख कमाया, माइनस 1 लाख एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल जीरो है, तो इसमें से मैं और डिडक्शन क्या माइनस करूँ? और कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेज इज अलाउड। ये बात आपको समझनी होगी। घोड़ों की रेस लग रही है, तो घोड़ों की रेस में उस रेस पर पैसा लगा रहे हो, वो कहीं ना कहीं क्या है, बैटिंग के जैसा है ना, वो अलाउड नहीं है। उस पर जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो अलाउड नहीं है। पर अगर आप रेस करवाने के लिए हॉर्सेज को मेंटेन कर रहे हैं, उस ग्राउंड को ओन करते हैं, हॉर्सेज को ओन करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपका एक बिजनेस है और इसलिए आप उसके खर्चे माइनस कर सकते हैं। और अगर वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है तो डेफिनेटली उससे जुड़े हुए खर्चे आप माइनस कर सकते हैं। और अगर आपका मेन बिजनेस है तो आपका पीजीबी इनकम माना जाएगा। ठीक है ना? होता कुछ नहीं है, बस नेचर का फ़र्क होता है कि अगर आपका रेगुलर बिजनेस है तो पीजीबी, और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो या ऐसे ही बिजनेस की तरह उसको नहीं ले रहे और इनकम आ गई तो अदर सोर्सेज। पर इनकम कहीं से भी आए, टैक्सेबल तो हमेशा रहती है। अब बात करेंगे डीम डिविडेंड के कॉन्सेप्ट की, जिसके बाद हम अपनी आज की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। और डीम डिविडेंड का मतलब है कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये इनकम आपका डिविडेंड है। और अगर ये इनकम आपका डिविडेंड है तो डेफिनेटली डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ये क्या बोल दिया आपने? अगर किसी का बिजनेस भी शेयर्स को खरीदने बेचने का है तो भी उस केस में डिविडेंड जो है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। हाँ, इंटरेस्ट इनकम उनकी पीजीबी हो सकती है, बट डिविडेंड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमेशा टैक्सेबल होता है। आई एम प्रेटी मच श्योर, बट आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ और एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है जिसको पढ़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो इसीलिए 99.9% श्योर कि ये चीज़ मुझे पता है और ऐसे ही होता है। बाकी आप ज़रूर कंफर्म करिएगा, मतलब रिसर्च करिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करने का काम देता हूँ। गूगल करो, पढ़ो क्या बोला है, तो जब 4 जगह से पढ़ोगे तब वो चीज़ें रिटेन रहेगी। ये रिसर्च आप करते हैं क्या? नहीं करते? करो ना यार। गूगल आपके पास है, हमारे टाइम तो इतना नहीं था, मतलब था गूगल बट इंटरनेट इतना नहीं था। आपके पास गूगल है, सब कुछ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको बेस बनाइए और इसके बाद एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ भी चीज़ें सर्च करके और चीज़ें जानने की कोशिश करिए। पढ़ाई लिखाई का टाइम है, बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ।
वेब सीरीज़ यूट्यूब पे अगर कुछ फालतू चीज़ें देख रहे हैं आप, काम की नहीं देख रहे हैं, तो बिल्कुल ना देखिए, बिल्कुल ना देखिए। इस टाइम सिर्फ आपको पेपर क्लियर करने हैं। एक बार इंटरमीडिएट क्लियर हो गया आपके पास, उसके बाद 3 साल रहेंगे ना, 2.5 से 3 साल आराम से फाइनल की प्रिपरेशन बाद में कर लेना। पहले अपना यूट्यूब, वेब सीरीज़ एंजॉय करना, काम सीखना, लाइफ को जीना। बट इंटरमीडिएट लेवल में अगर आप रिस्क ले लोगे या अपनी आर्टिकलशिप के साथ मज़े मस्ती कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप। सब चीज़ें छोड़ दीजिए, पार्टी, फंक्शन, सब कुछ। एक बार एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए इंटरमीडिएट लेवल के, फिर कर लीजिएगा, फिर आपको छूट है। क्योंकि फिर अगर गिरोगे भी ना तो दोबारा उठ पाओगे, बिकॉज एक टाइम आपने कंसिस्टेंटली वर्क कर कर आपने एक लेवल को क्लियर किया है। इस लेवल को क्लियर नहीं कर पाए और टाइम निकल गया, ज़िंदगी भर के लिए फंसे रहोगे, ना घर के ना घाट के। सीए में अटक जाओगे और दूसरी चीज़ करोगे तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा। जो दोस्त आपके आगे निकल गए होंगे, शायद और मेहनत के बाद भी आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ। डरा नहीं रहा, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। जो चीज़ कर रहे हो उस पर पूरी शिद्दत से करो। हाँ जी, ये आपके ऊपर है। तो सेक्शन इसका है सेक्शन 2, और सब सेक्शन है या क्लॉज बोलना चाहे 22। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, क्लॉजेज इसके अलग हैं, इसको क्लॉज मत बोलना। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज A B C D E करके आएंगे, और हम जानेंगे कि क्या क्या डीम्ड डिविडेंड होता है। जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है शेयर होल्डर्स को, ये कंपनी, ये शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या हो रहा है, ये कंपनी है। कंपनी कह रही है हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे हाँ ये तो डिविडेंड है। कंपनी डिविडेंड जो है अपने प्रॉफिट से दे सकती है, जनरल रिजर्व से दे सकती है, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ है, पर कंपनी जो पैसा शेयर होल्डर को दे रही है वो डिविडेंड ना बोलकर कुछ और बोल रही है। मतलब कि जैसे कि उन्होंने एसेट्स दे दिए, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अपने एसेट्स दे दिए, क्योंकि डिविडेंड थोड़ी है, तो एसेट्स हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो भी डिविडेंड माना जाएगा। कब माना जाएगा, अगर कंपनी के पास यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से कि 10 लाख रुपए के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, और वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देकर, जो कि प्रॉफिट से आप लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो ना देकर डायरेक्टली एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एसेट की कीमत है 15 लाख रुपए, और वो अपने सभी शेयर होल्डर्स को बांट रहे हैं, तो यहाँ पर माना जाएगा कि 10 लाख रुपए तक के तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही थे, और कहीं ना कहीं जो आपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है वो 10 लाख रुपए तक, यानी कि आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट करा है। सिर्फ नामकरण चेंज कर दिया या मेथड चेंज कर दिया, बट एक्चुअली में इट इज़ अ डिविडेंड। इसके अंदर डिविडेंड छुपा हुआ है, तो उसे हम डिविडेंड मानेंगे, और बाकी 5 लाख रुपए आप कुछ और मान सकते हैं। जो भी आपका एक्यूमुलेटेड डिविडेंड होगा उस केस में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करेगी। लाइन को काट दीजिए, इसमें अमेंडमेंट है, नई बुक आपकी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने पुरानी बुक डाउनलोड कर ली थी तो उसमें करेक्शन है। कंपनी विल पे डीडीटी, द आंसर इज नो, कंपनी विल नॉट पे डीडीटी। कंपनी को अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, और सिमिलरली शेयर होल्डर्स के लिए अब कुछ डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट नहीं। ये पहले होता था, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो उनको पता लग गया ये चेंज आया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें ये पढ़ना ही नहीं है। उन्हें सिंपल सा ये मानना है कि जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिला या जो भी डीम डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जानने की ज़रूरत है कि जो डीम डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक का जो होता है उतना पोर्शन तक का माना जाता है कि ये डीम डिविडेंड है, और बाकी का पोर्शन नहीं माना जाता कि ये डीम डिविडेंड है। कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं डीम डिविडेंड में, ज़रा यहाँ पर देखिएगा। क्लॉज ए, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 22 का क्लॉज ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू शेयर होल्डर्स अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी कि आपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा और उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसे हम डीम डिविडेंड मानेंगे, और ये लाइन काट दीजिएगा, कंपनी को डीडीटी पे नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर शेयर होल्डर, एग्जेम्प्ट भी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होगा। नई बुक में चेंज है, अभी डाउनलोड कर देख लीजिएगा, इसमें उसमें चेंज कर अपलोड कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं नई वाली ई बुक ही ओपन कर लूँगा। फेयर मार्केट वैल्यू जो भी एसेट्स की होगी शेयर होल्डर्स को मिली, जिसको जितना एसेट मिला, जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू का एसेट मिला वो उसके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा, डीम डिविडेंड, और उसके लिए उतनी अमाउंट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। दैट्स इट। क्लॉज बी 2 लिख लीजिएगा, इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया था, 222B है। सेक्शन 222
बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें स्लैश डालना चाहिए था कि या तो आप डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हैं। तो इस लाइन को ऐसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर एक स्लैश रह गया है, ये स्लैश है यहाँ पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उन प्रेफरेंस शेयर्स की, डिबेंचर्स की या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, तो जो भी इनकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो डीम्ड डिविडेंड की वैल्यू मानी जाएगी। हालांकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उससे ज़्यादा की वैल्यू को हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मान सकते। जब कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही अवेलेबल प्रॉफिट्स 10 लाख रुपए के हैं फॉर एग्जांपल, तो कंपनी कैसे 20 लाख के डिविडेंड बांट सकती है? और कंपनी डिविडेंड बांट भी नहीं रही है, कंपनी कुछ और बांट रही है, या तो डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, या फिर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे रही है, इक्विटी को नहीं दे रही। ऊपर वाली चीज़ें इक्विटी को दे सकती है, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दे रही है, बट बोनस जो शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो इन चीज़ों को भी आपका डिविडेंड मान लिया गया है। हालांकि डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। तो ये बात डेफिनेटली ये सच्ची बात है कि दोनों लोगों को जो है डिविडेंड मिल सकता है। हाउएवर अगर मैं इसका पार्ट ए पढ़ूं तो यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ शेयर होल्डर्स वर्ड लिखा हुआ है, जिसमें कि प्रेफरेंस है या इक्विटी है, इस पर एक्ट साइलेंट है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि जो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अपने शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, तो इस शेयर होल्डर्स में क्या प्रेफरेंस भी आएंगे, क्या इक्विटी भी आएंगे? देखिए आप जो डिविडेंड है क्योंकि दोनों को दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही आने चाहिए अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। तो सिमिलरली यहाँ पर भी डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट आप शेयर होल्डर्स को देते हैं या फिर बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अप टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल विद द कंपनी। सेक्शन 222C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ये मैंने आपको कैपिटल गेन में पढ़ाया था कि लिक्विडेशन के टाइम जो है आपके शेयर्स के राइट्स रिलिंक्विश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो आप सरेंडर कर देंगे क्योंकि कंपनी बंद हो रही है और कैपिटल गेन निकालना होगा। उस केस में कैसे चीज़ें वर्क करेगी, तो ये देखिएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैंड ऑन हैंड निकलेंगे, साइड बाय साइड निकलेंगे। कैसे? कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, उस केस में कंपनी ने लिक्विडेशन में एसेट्स के साथ कुछ मनी भी दी होगी, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दिया होगा आपको। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे भी देगी या एसेट भी देगी। तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू और जो पैसे मिले वो दोनों का टोटल जो कंपनी दे रही है, दोनों का टोटल जो कंपनी दे रही है माइनस कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने हैं, क्योंकि माना जाएगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो शेयर होल्डर्स को दिया गया है वो तो डिविडेंड ही दिया गया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माना जाएगा। और शेयर होल्डर्स के लिए इतना पोर्शन जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का, ये उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड में टैक्सेबल होगा। मान के चलिए कि 20 लाख रुपए जो है, 20 लाख रुपए के पैसे या फिर एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू वो टोटल आ रही है, इसमें 5 लाख रुपए की कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, तो माना जाएगा कि शेयर होल्डर्स को जो है 5 लाख रुपए का तो डिविडेंड मिला है अंडर सेक्शन 222C डीम डिविडेंड, और ये इनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बाकी के जो 15 लाख हैं वो माना जाएगा कि शेयर होल्डर्स को ये नेट सेल कंसिडरेशन अपने शेयर्स को रिलिंक्विश करने पर पड़ा, और इसमें से जो उनकी शेयर्स की कॉस्ट लगी थी वो कॉस्ट भी माइनस कर पाएंगे, और बैलेंस अमाउंट जो होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। यानी कि कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन क्या होगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन फॉर अ शेयर होल्डर, क्योंकि वो शेयर्स का त्याग कर रहे हैं उस कंपनी में, कंपनी बंद हो रही है, तो वो सेल कंसिडरेशन होगा कि जो भी उन्हें पैसा या एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही है माइनस जितना पोर्शन, जितना परसेंटेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का है जो कि उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, बैलेंस अमाउंट उनकी सेल कंसिडरेशन है, और सेल कंसिडरेशन में से फिर वो जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर माइनस कर सकते हैं और उनका कैपिटल गेन उसके बाद आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीए फाइनल में ज़्यादा आता है। सेक्शन 222D डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, ट्रांसफर कैपिटल गेन फॉर शेयर होल्डर्स। ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल,
इतना पोर्शन है सिर्फ। डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल, कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं, उनके राइट्स जो हैं एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन शेयर होल्डर्स के लिए निकलेगा। कैसे निकलेगा? सिमिलरली ऐसे ही जैसे कि लिक्विडेशन के टाइम पर निकला था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक डीम डिविडेंड माइनस कर लेना, जितना भी आपको वैल्यू मिल रही है रिडक्शन के टाइम पे उसमें से माइनस कर लेना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो आपके पास आएगा सेल कंसिडरेशन। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जितना भी आपको मिला वो आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज अ डिविडेंड, एज अ डीम डिविडेंड, और सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करोगे तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। आखिरी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, वैसे इसके बाद एक आधा और कॉन्सेप्ट है वो भी हम शायद डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल हम ये आखिरी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डीम डिविडेंड का, सेक्शन 222E। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो लोन से एडवांस दे रही है, यानी कि वो कंपनी जो है बड़ी चालाक है और कह रही है ना तो हम डिविडेंड दे रहे हैं, ना तो हम एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना हम लिक्विडेट हो रहे हैं, ना हम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम शेयर होल्डर को लोन दे रहे हैं। अगर मैंने स्पेसिफिकली लोन बोलकर दे दिया तब तो कोई नहीं बोल सकता ये डिविडेंड है। भले ही मेरे पास 20 लाख रुपए यहाँ पर एक्यूमुलेट प्रॉफिट के पड़े हों, मैं शेयर होल्डर को लोन दे रहा हूँ और लोन दे रहा हूँ 30 लाख रुपए का। शेयर होल्डर उसको कभी चुकाएगा नहीं। कंपनी के पैसे का मैंने आउटफ्लो कर दिया, शेयर होल्डर ने उसको हजम कर लिया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने पैसे को ही ट्रांसफ़र करा है लोन की फॉर्म में, और जो कभी मेरे पास वापस आना नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि अगर शेयर होल्डर आपका चहीता है, यानी कि शेयर होल्डर जो है कम से कम 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर रखता है, या फिर एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अबव शेयर होल्डर, मतलब या तो आप इसी शेयर होल्डर को दे रहे हैं जिसके पास 10% ज़्यादा वोटिंग पावर है, मिस्टर ए, या आप मिस्टर बी को दे रहे हैं जो कि मिस्टर ए के बिहाफ पर लोन ले रहा है। तो भले इसके पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ना हो, 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर ना हो, बट जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए ये पैसा ले रहा है लोन की फॉर्म में कंपनी से, उस व्यक्ति के पास जो है 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, यानी कि वो आपका चहीता शेयर होल्डर है। या फिर आप किसी ऐसी कंसर्न को दे रहे हैं, यानी शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, किसी ऐसे फर्म को दे रहे हैं, किसी और कंसर्न को दे रहे हैं जिसमें शेयर होल्डर पार्टनर है या मेंबर है और उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है 20% से ज़्यादा का, 20% या उससे ज़्यादा का। तो ए को नहीं दे रहे, ना ही बी को दे रहे हैं, आप ए लिमिटेड को दे रहे हैं। ए लिमिटेड को दे रहे हैं जिसमें मिस्टर ए जो है 30% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। अब ये लोन जो है जा रहा है ए लिमिटेड को, आपकी प्राइवेट कंपनी से लोन जा रहा है ए लिमिटेड को। तो भले आप लोन दे रहे हैं, क्योंकि जो आपका शेयर होल्डर है वो वहाँ पर भी शेयर होल्डर है और 20% ज़्यादा होल्डिंग रखता है, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट के लिए जो है ये पैसा यूज़ हो सकता है और चीज़ों को घुमाने की साजिश है। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि आपने जो लोन या एडवांस दिया है वो भी डीम्ड डिविडेंड है अप टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी जहाँ तक आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं उतने पोर्शन तक का अगर लोन जा रहा है या उससे कम का जा रहा है वो पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, पर उससे ऊपर के पोर्शन का एक्चुअल लोन माना जाएगा। अब कई लोग कहेंगे सर ऐसी कंपनीज होती है जिनका काम ही होता है लोन देना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज लोन देती है, उसमें अगर किसी शेयर होल्डर ने लोन मांग लिया तो क्या उनके लिए वो भी एक तरह से डीम्ड डिविडेंड होगा शेयर होल्डर के लिए? द आंसर इज नो। जिनका काम जो है लोन देने का है, आदान प्रदान करने का है, उनके लिए डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। आमतौर पे उनका काम ही क्या है? लेन देन का है, तो वो कंपनी ऐसा कर सकती है। ये मैंने आपको बताया कि डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, जो कि अब से सिर्फ शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा और इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। डिडक्शन क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। आखिरी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा देता हूँ। ये आखिरी कॉन्सेप्ट कराने से पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, बेटर रहेगा, और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। इजंट इट अ गुड आइडिया? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हाँ जी, एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। 1,20,000 आपको रिसीव होते हैं अपने रिलेटिव से और 80,000 रिसीव होते हैं फ्रेंड से ऑन दी ओकेशन ऑफ मैरिज। मैंने आपको ये कराया कि अगर आपको गिफ्ट मिलेगा, यानी कि पैसों का गिफ्ट मिला है, और 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिलेगा तो वो आपके लिए पूरा टैक्सेबल होता है। पर फिर मैंने आपको एक्सेप्शन में ये भी करवाया था कि अगर आपको मैरिज पर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो किसी से भी मिले वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैरिज है और मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, जो लाइफ में एक बार इवेंट होता है बट आजकल लोग 2-3 बार भी कर लेते हैं, सबका अपना अपना होता है, तो उस केस में भी क्या है, वो एग्जेम्प्ट होगा। मोबाइल दिया है 1 लाख रुपए का। मोबाइल ना तो आपका मनी है, ना वो इमोबल प्रॉपर्टी है, ना वो शेयर सिक्योरिटीज़ या कैपिटल गेन वाले महंगे आइटम में आती है जिसे हम इमोबल प्रॉपर्टी बोलते हैं।
तो उन जगहों पर कहीं भी नहीं आती, तो इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर आप मोबाइल किसी को गिफ्ट करते हैं तो जिसको रिसीव हुआ उसके लिए कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। और क्योंकि आपने दिया और आपका पर्सनल था या कुछ भी था, वो कैपिटल एसेट नहीं था आपका, उस केस में आपके लिए भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मोबाइल खरीद कर दीजिए गिफ्ट, एग्जेम्प्ट होता है। और सिमिलरली कार, हाँ जी, सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट हुई, टैक्सेबल किसी के लिए भी नहीं हुई जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो कहीं पर आती नहीं है। मिस्टर ए कैरिंग ज्वेलरी बिजनेस परचेज्ड अ गोल्ड एट 3 लाख रुपीज़ ऑन 20 जनवरी 2021, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका हक है कि आप कम पर खरीद सकते हैं, क्योंकि जो आप खरीदेंगे वो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा। और जब इसको फ्यूचर में बेचेंगे ज़्यादा पर तो ऑटोमेटिकली पीजीबी इनकम आ जाएगी। देयरफॉर आप एक ज्वेलर हैं, आप कम पर खरीदते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। बुलियन यानी कि एक रॉ ईंट, गोल्ड की ईंट 4 लाख रुपए की बर्थडे पर रिसीव होती है, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। 50,000 से ऊपर का मिला हुआ महंगा आइटम, गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, प्रीशियस मेटल, आर्कियोलॉजिकल आइटम, आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, वो सब टैक्सेबल होगा। 50,000 से ज़्यादा का है पूरा टैक्सेबल होगा, 4 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम है, भूटान से आती है, 100% टैक्सेबल होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, बाहर टैक्सेबल होती है। बाहर में अगर कमाई है तो टैक्सेबल होती है। डायरेक्टर की फ़ी है, एबीसी लिमिटेड से आती है। डायरेक्टर जो है ज़रूरी नहीं एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में जो पैसा मिल रहा है वो उसकी सैलरी इनकम है, बट जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसको पैसा मिल रहा है, जिसको डायरेक्टर सिटिंग फीस बोलते हैं या डायरेक्टर फीस बोलते हैं, वहाँ पर वो एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, वो एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है और वो पेरोल पर नहीं है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो वो जो है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। आपको लॉटरी से पैसा मिलता है और टीडीएस काटने के बाद 70,000 आपको पैसा मिलता है। लॉटरी की टिकट आपने खरीदी थी 100 रुपये में, तो क्या होगा? देखिए 70,000 पे आपको 30% टीडीएस काटने के बाद आपको 70,000 मिले हैं, तो यानी कि x माइनस 30% अगर आप करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, जो भी करेंगे, तो ये क्या है आपका 70,000 आ रहा है। तो x कितना होगा वो आप देख सकते हैं। x आपका होगा करीब करीब 0.7x इक्वल टू 70,000, और x आपका आ जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 0.7, जो कि यहाँ पर कटेगा 10 लगेगा, 7 से कटेगा, और ये आपका 10,000 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 1 लाख होगा, ऐसा कुछ बनकर निकलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो पता लग जाएगा कि अगर 30% कटकर जो है 70,000 आया है तो पहले क्या रहा होगा, पहले रहा होगा 1 लाख रुपीज़। इसमें से आप कुछ भी खर्चे माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैजुअल इनकम से करे हुए खर्चे, कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए करे हुए खर्चे माइनस करने अलाउड नहीं है। फर्नीचर आपने रेंट पर दिया था, बिल्कुल दे सकते हो, 20,000 की आपकी इनकम होगी। अगर आपका बिजनेस रेंट पर देने का नहीं है तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, माइनस आप कर सकते हैं। 50,000 का WDV है और 5,000 रुपये रिपेयर में खर्च किया है उस साल, जिस साल आपने इसको रेंट पर दिया था, तो वो 5,000 रुपये का खर्चा आप माइनस कर सकते हैं। और जो भी आपने यहाँ पर 50,000 का खर्चा करा उस पर 10% का डेप्रिसिएशन भी आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। जब बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे तो बिजनेस से तो आप बिजनेस इनकम कमा ही रहे थे और वहाँ पर पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे। अगर आपने साल के बीच में उसको किसी और काम के लिए यूज़ करा, रेंट पर दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कमाने के लिए यूज़ करा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं डेप्रिसिएशन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि वहाँ पर आपकी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है। समझे आप? इस एग्जाम्पल के साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट देते हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ये सर 10,000 वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ पीजीबीपी के लिए है या कहीं और चैप्टर में भी आएगा, तो मैंने कहा वैसे तो पीजीबीपी के लिए है, बट अगर किसी और चैप्टर में स्पेसिफिकली लिखा है कि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट अगर आपने अकाउंट पे चेक से नहीं करी, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं करी, उस केस में अलाउ नहीं होगा, तो फिर उस केस में आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 58 उस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको इन 3 मेथड से नहीं करा, और इसमें डेफिनेटली आपका भीम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह भी आ जाते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह भी आ जाती है। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कि आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है और टर्मिनेट करने का पैसा मिल रहा है, नॉट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। एक होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब कि जितना आपने काम कर लिया उस काम के आपको लास्ट में पैसे मिल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर।
एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है, जितना आपने काम कर लिया, जो आपका पेंडिंग पैसा है वो सब आपको देता है, उसे बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, दैट विल बी योर सैलरी इनकम। पर एक है कि टर्मिनेट करने का, या फिर आपका टर्म्स एंड कंडीशंस थी कुछ एम्प्लॉयमेंट की, उस टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया जा रहा है, उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन मिल रही है, वो कंपनसेशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट्स पे, जो कि भोपाल गैस विक्टिम के लिए रखा गया था वो डिपॉजिट, या फिर कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। इसका सेक्शन नंबर मैंने नहीं लिखवाया है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में भी शायद दोबारा से हम करेंगे। फॉर बैंक्स इंटरेस्ट अर्नड इज अ पीजीपीपी इनकम, यस ऑब्वियसली बैंकों का काम लोन देना होता है, और उससे जो पैसे कमाते हैं वो उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है, तो जाहिर सी बात है उनका वो बिजनेस है और उनके लिए पीजीपी में टैक्सेबल होगा। फैमिली पेंशन जो है अगर मिलती है फैमिली मेम्बर्स को, जो कि मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपये या 1/3 तक एग्जेम्प्ट होती है, विच एवर इज लोअर। हाउएवर अगर ये किसी को मिलती है जो कि आर्म्ड फोर्सेज में थे, जिनको वीर चक्र परमवीर चक्र मिला था, उनके लिए जो पेंशन है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, और उनकी फैमिली को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 कहता है पेमेंट मेड टू रिलेटेड पर्सन। जैसे कि पीजीपी में आप स्पेसिफाइड पर्सन को ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप कोई ज़्यादा पैसे देते हैं और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उस डिडक्शन को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, उतने पोर्शन को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 59 कहता है कि अगर एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लिए एंड लेटर ऑन अमाउंट रिकवर्ड, तो फिर टैक्सेबल होगी। जो खर्चा आपने करा उसका डिडक्शन ले लिया और बाद में आपने जो है उसको रिकवर कर लिया उस पैसे को, तो जब आपने डिडक्शन लिया तब तो अच्छी बात है, बट जब आपको वापस मिल गया तो वो दोबारा से टैक्सेबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली में वो पैसा आपका लगा ही नहीं। इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट इन IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे कि हमारा SEZ होते हैं, SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि इंडिया के बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हमारे IFSC होते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोग अपनी यूनिट्स लगा सकते हैं, उसकी परमिशन वगैरह ले सकते हैं। तो वहाँ पर अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने पैसा लगाया तो उस नॉन रेजिडेंट को उस यूनिट से पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। अगर ये इंटरेस्ट उसे मिलता है 31 अगस्त 20 के बाद, तो वो भी उसके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रेजिडेंट जो है IFSC यानी इंडिया में पैसा देंगे और उससे इंटरेस्ट भी कमाएंगे। तो ये भी एक अच्छा मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है। आई होप कि आपको जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आखिरी का कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग क्या होती है, या बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जिसमें कि कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, डिविडेंड की किसी और को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि आखिरी सेक्शन में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो मैं लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी जल्दी जल्दी जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। अभी आपका दायित्व है कि आप भी अपनी पेस बढ़ा लें, और जितना भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक मैं बोल रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन PGP अदर सोर्सेज और बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस, ये आपका कोर है, ये आपका कोर है, आना ही चाहिए। इसके अलावा मुझसे पूछोगे ना तो मैं कहूँगा सिर्फ TDS और कर लेना, और थोड़ा बहुत डिडक्शन देख लेना 80C की, वो तो सबको पता ही है, हम कर भी चुके हैं। आप ऑलमोस्ट पास हो जाएंगे इतना सा करके भी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के चैप्टर्स करने नहीं है, दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, और हम 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे। पर ये जितना करा है उसको तो घोट कर पी जाइए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 तो आपके हेड्स हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।